कल 2 एग्जाम्पल लिखवाए थे ना, और तीसरा एग्जाम्पल लिखो। सारणिक विधि से दो बिंदुओं हो गया जी, 2,0 2,0 और 0,4 और 0,4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। 2,0 तथा 0,4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हो गया। अब देखो, सबसे पहले तो बिंदु क्या क्या है, 2,0 तथा 0,4। पहला तुम मानते हो x1 y1, दूसरा मानते हो x2 y2, दो ही बिंदु है, इसी पे हम रुक जाएंगे। इसलिए रेखा का समीकरण का सूत्र क्या बना था जी? रेखा का समीकरण का सूत्र क्या बना था? भूल गया। सारणिक में 1 1 1 x x1 x2 y y1 और y2 बराबर क्या था? 0। दिखाई दिया? तो इसमें x1 x2 की वैल्यू रख देनी है 1 1 1, xy तो xy ही रहेगा, x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू x2 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 4, और इसके बराबर क्या रख के चलना है? 0। हो गया ना? r1 के सापेक्ष विस्तार कर दिया जाए, क्या होगा? 1, इसके आगे एक छोटा सारणी, फिर दूसरा वाला -1, उसके आगे एक छोटा सारणी। क्यों माइनस लगाया? क्योंकि उसके विस्तार का चिन्ह क्या होता है? माइनस होता है। और तीसरे वाले के विस्तार का चिन्ह फिर प्लस, उसके सामने एक छोटा सारणी और बराबर क्या? 0। हो गया ना? भरो इनकी सारणी। पहले वाले एक की सारणी भरेंगे तो इसकी खड़ी इसकी पड़ी बंद, बाकी बचा ये 4 अवयव, मतलब 2 0 0 और 4। दूसरे वाले एक का भरेंगे तो इसकी खड़ी और इसकी पड़ी बंद, इधर बचा xy, इधर बचा 0 4। और तीसरे वाला एक है, इसकी खड़ी बंद कर दीजिए, पड़ी बंद कर दीजिए, बचे इधर xy 2 और 0। हो गया ना? तो इधर देख लेते हैं अब क्या होगा। देखो, 1 है 1, गुणा होगा इसमें 4 दूना 8, माइनस क्या? 0। उसके बाद माइनस यहाँ पे x का गुणा पहले 4 में, ये वाला गुणा पहले होता है ना, तो x का गुणा 4 में कितना x? 4x। फिर y का गुणा 0 में क्या हो जाएगा? 0। फिर इधर +1, यहाँ पे देखो x का गुणा 0 में 0, अरे ये गुणा होता है, और y का गुणा 2 में -2y, क्योंकि बीच में माइनस लगाते हैं, और बराबर क्या लिखे? 0 लिख दिए ना? तो अब क्या होगा देखो ध्यान से, ये 8 एकम 8 हो जाएगा, -4x हो जाएगा, और माइनस और प्लस -2y हो जाएगा बराबर 0। उन दोनों को उधर लेके चले जाओ तो 4x प्लस 2y हो गया। ठीक है? तो 8 से भाग दे दें क्या?
उत्तर ऐसे दिया क्या, बटे में ही दिया है। चलो ठीक है, तब अंतःखंड रूप में बदल रहे थे हम, अंतःखंड में नहीं दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर से तब 2 कॉमन कर लो, 2x प्लस वाई बच गया। 2 से 8 कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में। 2x प्लस वाई इक्वल कितना आ गया, और यही रेखा का समीकरण हो गया। इस तरह से हल कर लेना है, तो कर लो नोट में। नोट करो फिर अगला अभ्यास सब व्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय शुरू करते हैं। चलो अब लिखो अगला अभ्यास का नोट। अब प्रश्नावली 4D कुछ पूछना है, नहीं पूछना है तो लिखो प्रश्नावली 4D। हो गया, लिखो पहली हेडिंग, वर्ग आव्यूह का सारणिक। वर्ग आव्यूह का सारणिक हो गया। तो इसमें लिखो किसी वर्ग आव्यूह के साथ, किसी वर्ग आव्यूह के साथ, किसी वर्ग आव्यूह के साथ एक अद्वितीय संख्या संबद्ध की जा सकती है। एक अद्वितीय संख्या संबद्ध की जा सकती है। संबद्ध की जा सकती है अर्थात जोड़ी जा सकती है। जोड़ने मतलब वो मतलब प्लस वाला जोड़ना नहीं है, संबद्ध की जा सकती है। हो गया। जो जो उस वर्ग आव्यूह, उस वर्ग आव्यूह हो गया के ऊपर, के ऊपर सारणिक लगाकर, सारणिक लगाकर उसका विस्तार करने से प्राप्त होती है। उसका विस्तार करने से प्राप्त होती है। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है। अगर तुम्हारा भाग्य बढ़िया है तो मान के चलो 8 4 12 2 14, 14 नंबर के आसपास यहां से आगे तुम आ जाओगे इस चैप्टर में। नहीं 14 नंबर तो 10 नंबर तो फिक्स ही है, 10 नंबर कहीं नहीं गया, ये याद रखे रहना। बाकी इसमें जो पीछे सारणिक का विस्तार पढ़ लिए वो अलग की चीज, वो तो अलग, उसका अपना इंपॉर्टेंस है। लेकिन यहां से आगे अब देख रहे होगे इसमें आव्यूह फिर शुरू हो गया, दिखाई दे रहा है। अब आव्यूह शुरू होगा फिर से, आव्यूह को सारणिक से संबंधित करके हल किया जाएगा। तो याद रखो यहाँ पे सर्वप्रथम तो कहा गया कि किसी वर्ग आव्यूह का जो सारणिक मान होगा, एक मिनट क्या लिखे, खाते लिखे, तो क्या प्राप्त होता है, अरे पूरा शुरू से बोलो। इसे ही उस वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। आगे लिखो, इसे ही उस वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। इसे ही उस वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। इसे इसे DET.A या mod of A, DET.A या mod of A से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं।
अब यहाँ सोचने वाली बात है, DETA है डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट माने क्या होता है? सारणिक। तो अब बार बार हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे नहीं, इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं? DET लिखते हैं। और सारणिक को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? किसी भी सारणिक को कैसे लिखते हैं? दो खड़ी लाइन के बीच ना, तो वही आव्यूह ए के ऊपर दो खड़ी लाइन लगा दी गई है। तो हमने अभी बोला इसको मॉड ऑफ ए, बोला ना? बात को ध्यान से समझना, वो मॉड ऑफ ए नहीं है, एक प्रकार से समझो ये सारणिक है। लेकिन मॉड ऑफ ए आसानी से समझ जाते हैं, इसलिए हमने बोल दिया उसको मॉड ऑफ ए। लेकिन ये मुख्य रूप से है सारणी के। मॉड ऑफ ए नहीं है कि पता चला ए माइनस में आया तो उसको बाहर निकाल के प्लस कर लो मॉड की तरह निरपेक्ष मान, वो नहीं करना है, ये सारणी है। तो अब देखो, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, आव्यूह ए बराबर, ये एक सारणी बना रहे हैं, आव्यूह बना रहे हैं पहले 2 5 3 8 बन गया ना। इसलिए वर्गाव्यूह ए का सारणी। अब एक चीज सोचो, यहां पे शर्त लग गई है, क्या शर्त क्या लगी हुई है? वर्गाव्यूह, अर्थात सारणिक मान केवल किस प्रकार के आव्यूहों का निकल सकता है? वर्गाव्यूहों का निकल सकता है। आव्यूह तो हम कई प्रकार का पढ़े थे, पंक्ति आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, उसके बाद क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, फिर वर्ग आव्यूह पढ़े थे ना। तो ध्यान देना, ये नियम केवल किसमें लगेगा? वर्ग आव्यूह में ही लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। अब देखो, इसका जो ए का सारणिक है कैसे प्रदर्शित करोगे? DETA या सारणी के। जब भी तुमको बोला जाएगा कि उसका सारणिक निकालो, तो तुरंत ये लिखना सारणी के बराबर, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? इसको आव्यूह की जगह आप किसमें बंद कर दोगे? सारणिक में बंद कर दोगे, काम हो गया। 2 5 3 8। अब सारणिक में बंद करने का मतलब विस्तार भी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? इसका विस्तार कर सकते हो। किसका गुणा पहले करेंगे? इसमें 2 का गुणा 8 में, 2 8 16, और फिर माइनस लगाएंगे, 5 6 15, बराबर कितना जी? 1। अर्थात ये वर्ग आव्यूह जो है इसका सारणिक मान कितना है? 1 है, ठीक है? ऐसे 3 कोटि का होता तो 3 कोटि का विस्तार करते। अब 3 कोटि का उदाहरण इसलिए नहीं लिए क्योंकि उसका विस्तार लंबा हो जाता। हमको खाली समझना है ना कि वर्ग आव्यूह को सारणिक में कैसे बंद करना है, तो नोट कर लो इसको। अब हेडिंग लिखो, हेडिंग अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। हो गया? इसमें लिखो, ऐसा वर्गाव्यूह, ऐसा वर्गाव्यूह, ऐसा वर्गाव्यूह जिसका सारणिक मान 0 होता है। ऐसा वर्गाव्यूह जिसका सारणिक मान 0 होता है। जिसका सारणिक मान 0 होता है। हो गया? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। हो गया ना? कहने का मतलब जो हमने यहाँ पे मॉड ऑफ ए निकाला, कितना आया है? ये 1 आया है ना। अभी अगर यही 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये
अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा। जैसे ये कर दिया जाए कि एक अवयव है ए बराबर 2, 5, 4 और 10, तो क्या होगा जब इसका सारणिक निकालेंगे अर्थात डिटर्मिनेंट ए, तो इसको सारणिक में बंद करेंगे 2, 5, 4 और कितना 10 बंद करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 2 में 20 और -5 चौका 20, अर्थात इसका विस्तार क्या आया 0 दिख रहा है। तो इस अवयव को हम क्या कहेंगे अव्युत्क्रमणीय कहेंगे। अव्युत्क्रमणीय का मतलब इसका व्युत्क्रम नहीं कर सकते हैं। व्युत्क्रम मान होता है उल्टा ना, जब इसका मान 0 हो गया तो 0 का उल्टा क्या होता है। अगर हमारे पास 0 है तो 0/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, 1/0 का मान इनफाइनाइट, समझ गए। तो ये जो अवयव है इसका व्युत्क्रम हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहा गया अव्युत्क्रमणीय अवयव। लिख लो, एग्जाम्पल में उतारना है इसको। अब अगली हेडिंग लिखो व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव अ हटा दो, गुणा दो व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव हो गया। इसमें लिखो ऐसा वर्ग अवयव जिसका सारणिक मान 0 नहीं होता है। ऐसा वर्ग अवयव जिसका सारणिक मान 0 नहीं होता है व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। ऐसा वर्ग अवयव जिसका सारणिक मान 0 नहीं होता है व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। जैसे जैसे यहीं पे 3 कर दो तो सारणिक मान में यहाँ क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ 3 से ऊपर कितना हो जाएगा 12, 20 में 12 गया तो 8, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह कैसा अवयव है व्युत्क्रमणीय अवयव, अर्थात इसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं हम। जैसे में नोट कर लो अब अगली हेडिंग लिखो किसी अवयव का उपअवयव। किसी अवयव का उपअवयव उपअवयव सब मैट्रिक्स SUBMATRIX सब मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें लिखेंगे किसी अवयव की कुछ पंक्तियों किसी अवयव की कुछ पंक्तियों
हो गया। कैसे? किसी अवयव की कुछ पंक्तियों या कुछ स्तंभों या कुछ स्तंभों या कुछ पंक्तियों या कुछ स्तंभों या दोनों को छोड़ने के बाद हो गया। शेष बचे अवयवों को उपावयव कहते हैं। शेष बचे अवयवों को उपावयव कहते हैं। तो अब इसको देखोगे कैसे है ये। देखो, जैसे लिखो, जैसे अवयव ए बराबर मान लो है 3 4 5 7 8 9 3 7 2, इतना का, ठीक है। तो इसमें पहले देखो हम R1 को छोड़कर या छोड़ने पर उप अवयव बराबर R1 छोड़ दिया जाए। R1 क्या था? 3 7 3 था ना। पहली लाइन को R1 कहते, छोड़ दो उसको, बचा क्या? 4 8 7 5 9 और 2, ये इसका उपावयव हो गया ना। C2 छोड़ने पर उपावयव बना लो। C2 छोड़ने पर उपावयव। अब अगर C2 छोड़ोगे तो क्या बचेगा जी? C2 मतलब ये है ना, क्योंकि देखो ये लाइन C1, ये लाइन C2 और ये लाइन C3। C2 छोड़ने का मतलब बीच वाली लाइन हम छोड़ रहे हैं, तो क्या बचा? 3 4 5 3 7 2, ये हो गया। R1 और C1 छोड़ के ही बना देते हैं। R1 और C1 को छोड़कर उपावयव क्या होगा जी? R1 C1 छोड़ दे तो ये R1 भी छोड़ दिए, ये C1 भी छोड़ दिए, बचा क्या नीचे? तो 4 ही बचा ना। ये R1 छूट गया, ये C1 छूट गया, 4 बचे। कौन कौन? 8 9 7 और 2। ये प्रकार से हम उपावयव निकालते हैं। हो जाएगा, नोट कर लो। और चाहो तो छोड़ सकते हो। नोट करो जल्दी, तब आगे बढ़े। अब अगली हेडिंग लिखते हैं। अगली हेडिंग उपसारणिक सब डिटर्मिनेंट। उपसारणिक, जैसे उपावयव था वैसे ही उपसारणिक। अब सोचो, जब उपावयव बनाए तो कैसे भी बन गया, कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि अवयव सब प्रकार का हो सकता है, चाहे उसमें पंक्ति स्तंभ बराबर हो या न हो, ठीक है ना। लेकिन सारणिक में क्या होता है? जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ। अर्थात जैसे ये नीचे वाले में देखो 2 पंक्तियां 2 स्तंभ है, ऊपर वाले में देखो 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है। ये बीच वाले दोनों सारणिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनमें पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं है। पहले में 2 पंक्ति है और दूसरे में 3 पंक्ति है, लेकिन स्तंभ पहले में 3 है, दूसरे में 2 ही है। इसलिए ये दोनों सारणिक नहीं हो सकते। तो सारणिक वही होगा जो वर्ग रूप में हो, अर्थात जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ हो। तो उपसारणिक भी केवल किसका निकलेगा? उपसारणिक केवल किस अवयव का निकल सकता है?
वर्ग आव्यूह का निकल सकता है, निकल सकता है। तो सबसे पहले तो इसको परिभाषा के रूप में लिखते हैं, क्या होता है उपसारणिक। किसी वर्ग आव्यूह के, किसी वर्ग आव्यूह के सभी अवयवों का एक उपसारणिक होता है। किसी वर्ग आव्यूह के सभी अवयवों का एक उपसारणिक होता है। उपसारणिक होता है जो यहां से काली पेन से लिख लो, जो उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ, जो उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ, ध्यान देना, उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ, जो उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ को बंद करने के बाद शेष बचे अवयवों को सारणिक में रखने पर प्राप्त होता है। शेष बचे अवयवों को सारणिक में रखने पर प्राप्त होता है। शेष बचे अवयवों को सारणिक में रखने पर प्राप्त होता है। हो गया ना। अब देखो, जैसे, इसको ध्यान से पढ़ लो तब बताएं। जैसे पढ़ लिए? तो अब देखो क्या कहा गया, किसी भी वर्ग आव्यूह के प्रत्येक अवयव का एक उपसारणिक होता है जो उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ बंद करने के बाद शेष बचे अवयवों को एक सारणिक में लिखने पर प्राप्त होता है। ठीक है ना। मतलब हम इसमें किसी भी अवयव का उपसारणिक निकाल सकते हैं। उपसारणिक पढ़ भी रहे हो पीछे, तुम R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे थे ना अभी। जब R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे थे तो बाहर हम 3 लिख रहे थे, तो अंदर क्या लिख रहे थे? 8 - 7 3 9 और 2 लिख रहे थे ना। क्यों ऐसा लिखे? 3 लिखे तो 3 की पंक्ति और स्तंभ बंद कर रहे थे, तो शेष बचे अवयव को एक सारणी के रूप में लिख रहे थे। वही चीज यहां पे है कि जिस अवयव का उपसारणिक तुम लिखना चाहते हो उसकी पंक्ति और स्तंभ अर्थात उसकी खड़ी और पड़ी बंद कर दो, तुमको उसका उपसारणिक मिल जाएगा। जैसे हम मान लो इसमें 7 का लिखना चाहते हैं, 7 का उपसारणिक, 7 का उपसारणिक बराबर, तो 7 है जहां पे उसकी पंक्ति और उसका स्तंभ बंद कर दो। पहले तो हमारा सारणिक था 3 7 -3 4 8 -7 5 9 और 2। तो इस 7 का हमको निकालना है। तो इस 7 की हो गई ये पंक्ति और ये हो गया स्तंभ, अर्थात ये हो गई पड़ी, ये हो गई खड़ी। इन दोनों को हमने बंद किया तो हमें बचा 4 5 -7 और 2। तो सारणिक में लिखेंगे 4 5 -7 और कितना 2। ये हो गया, दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से अगर मान लो हम किसका निकालना चाहें, और किसका निकालें इसको, -7 का निकाल देते हैं। -7 का उपसारणिक, -7 का जब उपसारणिक निकालोगे तो क्या होगा? -7 कहाँ है? -7 है, ये दिख रहा है। तो इसकी खड़ी ये हो गई, पड़ी ये हो गई इस बार। तो ये वाला देखो, ध्यान से देखना, इसकी पड़ी ये बनती है, खड़ी ये बनती है, पड़ी बनती है, खड़ी बनती है। तो इधर बचा 3 7, इधर बचा
5 9, तो 3 7 5 और 9। ऐसे ही चाहो तुम सब अवयवों का निकाल सकते हो ना। लेकिन शर्त एक होनी चाहिए कि अवयव कैसा होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए, अर्थात जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ। ठीक है ना। अगर वर्ग अवयव नहीं है तो नहीं निकलेगा। तो नोट करो, कल से हमारा शुरू होगा सहखंडज, और सहखंडज से हम निकालेंगे किसी अवयव का व्युत्क्रम। ठीक है। सहखंडज कठिन नहीं है, यही जो उपसारणिक निकाले हो, इसी उपसारणिक के सामने उस अवयव के विस्तार का चिन्ह लगा दो। जैसे 3 का चिन्ह क्या होता है, 3 का विस्तार चिन्ह प्लस होता है ना, तो इसके सामने प्लस लगा दो। इस तुम्हारा 7 का विस्तार, 1 मिनट, 7 का निकाले ना, 7 का विस्तार चिन्ह क्या होता है, माइनस, तो इसके सामने माइनस लगा दो। इस -7 का विस्तार चिन्ह क्या होगा, देखो तो, प्लस माइनस प्लस, फिर नीचे उतरोगे ना माइनस, तो क्या लगाएंगे इसके सामने, माइनस लगाएंगे। इससे मतलब नहीं है कि इसका क्या चिन्ह है, उसका विस्तार चिन्ह क्या है जो हमारा उल्टे यस के आकार में चलता था, उसको देखना है। इसको मत देखना कि इसका प्लस है कि इसका माइनस है, इससे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो उसका विस्तार चिन्ह है वो लगाना है, वही सहखंडज होता है। और उसी सहखंडज से हम अवयव का व्युत्क्रम निकालते हैं। अवयव का व्युत्क्रम निकालने के बाद हम 3 रैखिक समीकरण युग्मों को हल करेंगे, 3 चर के रैखिक समीकरण युग्म को, जो कि अवयव भी जिससे हल होगा उसमें सहखंडज निकलेगा, उसका व्युत्क्रम निकलेगा, फिर अवयव का गुणा होगा, तब आंसर प्राप्त होगा। तो सहखंडज काफी इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास गैप मत करना, नहीं तो बाकी हम जानते नहीं है। चलो